सेंट्रोमियर क्या था? ये क्या थी क्रोमोसोम की? आर्म, उसकी भुजाएं। एक बार ना मुझे ये बता दो, इसको मिटाते कहाँ से हैं? मिटाते कहाँ से हैं ये बता दो मुझे, दिख ही नहीं रहा मुझे। अच्छा, अब कर लूंगी मैं। अब बना लो, अब वो नहीं, अब नहीं मिटाऊंगी तुम्हें, अब दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, पूरा एक साथ ही होता है क्या ये? और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और अपन में कौन सा डीएनए पाया जाता है? डबल हेलिकल डीएनए। हाँ, इसको बना लो साथ साथ। और डीएनए पे कुछ क्या पाई जाएंगे? हिस्टोन प्रोटीन। ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड। और ये कौन सा है? ये है सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन फर्स्ट। दो पाए जाते हैं संकीर्णन सेकेंडरी, एक फर्स्ट और सेकंड। और ये यहाँ पे क्या अटैच है? मैंने बताया था ना, सेंट्रोमियर के पास में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या बोला था? काइनेटोकोर। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। और इसे आगे वाले जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, उसके आगे वाले पार्ट को सैटेलाइट भी बोलते हैं। और जो टीलोमर्स है ना, वहां पे एक डीएनए की सीक्वेंस पाई जाती है, उसको क्या है, क्या बोलते हैं? 5 प्राइम TTAGG। ये पूछता भी एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछता भी है।
बना लो भाई सारे। और ये सैटेलाइट होता है ना, इसको अपन सेट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और सेट की फुल फॉर्म भी लिख लेना नीचे। इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको सैटेलाइट बोलते हैं, और जो एंड होते हैं इन दोनों एंडों को टीलोमर्स बोलते हैं। और टीलोमर्स पे कौन सी सीक्वेंस पाई जाती है? TTAGG। ध्यान रखना, ये पूछता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उल्टा भी पूछ लेगा कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होगी। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो भुजाएं दिख रही हैं इनको अपन क्रोमेटिड भी बोलते हैं, क्रोमेटिड। एंड ये सीक्वेंस है, ये टीलोमरेज है ना, इस पे भी अपन कैसे पहचानेंगे कि ये क्रोमोसोम का एंड पार्ट है? तो यहाँ पे एक स्पेशल सीक्वेंस पाई जाती है, कौन सी? उसको अपन देखते हैं ना, डीएनए की 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे लिखते हैं ना, ये। तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी? TTAGG सीक्वेंस पाई जाएगी, मतलब थायमिन थायमिन एडेनिन ग्वाइनोसिन और ग्वाइनोसिन, ये सीक्वेंस जहाँ पे आ गए उसका मतलब ये है कि ये क्या है? टीलोमरेज है क्रोमोसोम का, इसका ध्यान रखना। सबसे बाहर की तरफ दिख रही है उसको अपन ने पेलिकल बोल दिया, अंदर जो ब्लैक ब्लैक है उसको मैट्रिक्स बोल दिया, और ये कुंडलित क्या है? डीएनए हो गया। ये बीच में क्या है दोनों भुजाओं के? सेंट्रोमियर है। मैंने बताया था कि सेंट्रोमियर के साइड में क्या पाई जाती है? दो डिस्क नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से क्या जुड़ते हैं? स्पिंडल फाइबर, तुरकु तंतु जुड़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में थोड़ा सा आगे की तरफ भी एक संकीर्णन पाया जाता है, इसको कौन सा होता है? द्वितीयक संकीर्णन सेकंड। और इधर की साइड में जो पाया जा रहा है उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, इस संकीर्णन के बाद जो बचा हुआ पार्ट है इधर का, और इस संकीर्णन के बाद में बचा हुआ पार्ट इधर का, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट बोलते हैं। इस सेट की क्या फुल फॉर्म होगी? साइनो एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको। ठीक है, और इसके बाद में होते हैं ना, इन एंड को अपन ने क्या बोल दिया? टीलोमर्स बोल दिया। और ये टीलोमर्स की कौन से सीक्वेंस को लेके रखते हैं? TTAGG। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पूछे, 5 से 3 की तरफ पूछे तो TTAGG बोलना है, और 3 to 5 पूछे तो GGATT बोल बताना है। ठीक है ना? फिर अपन एक एक करके लिख लेते हैं इनके बारे में सबके। अब अपने एक एक करके इनके बारे में लिखते हैं, फिर डाल लेना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लिख लेना, इसके ऊपर तो लिख लिया होगा ना। फिर फर्स्ट डालना पेलिकल, फर्स्ट डालना पेलिकल, फर्स्ट पॉइंट लिखना पेलिकल। ये प्रोटीन से बनी हुई आउटर कवरिंग होती है, ये प्रोटीन से बनी हुई आउटर कवरिंग होती है। किसकी बनी होगी? ये प्रोटीन की बनी होगी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में डालना क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किसको बोला है? इस सेंट्रोमियर के इधर वाली आर्म और इधर वाली आर्म, इनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये अपना सेंट्रोमियर हो गया, ये इतनी थी, इसको और इसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिड बोल रहे हैं। तो फिर लिखना क्रोमेटिड डाल लेना, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड से डाल लेना सेकंड टॉपिक। और उसमें लिखना मेटाफेज में, मेटाफेज में
दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। मेटाफेज में दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें सिलेंड्रिकल बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। ये एक क्रोमोसोम में सिंगल और सिंगल कब होगी, कौन सी स्टेज में होगी, एनाफेज और टीलोफेज में। सिंगल के कोष्टक में लिख लेना, सिंगल कब होगी, एनाफेज और आगे वाला यही आएगा, एनाफेज और टीलोफेज क्या होते हैं, यहां तो लिख लो एक बार तुम। सिंगल का मतलब ये एक एक ऐसे पाई जाएंगी, और डबल कब होती है, मेटाफेज में। डबल कैसे होंगी, इधर एक और जुड़ जाएगी और इधर एक और जुड़ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, डबल क्रोमेटिड। लेकिन क्रोमोसोम तो क्या है, एक ही होता है, क्रोमोसोम तो क्या रहता है, एक ही। और डबल कब होंगी, मेटाफेज में। डबल के कोष्टक में लिख लेना, मेटाफेज में होती है डबल, तथा डबल मेटाफेज में होती है। फिर थर्ड पॉइंट डालना, सेंट्रोमियर। ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी तो, लेकिन आगे आ जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, आगे समझ आ जाएगा, ये डिवीजन पढ़ेंगे ना, सेल डिवीजन, वहां अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रोमेटिड क्या होता है। फिर लिखना सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड एक स्ट्रक्चर से, क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड एक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड एक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पर मतलब सेंट्रोमियर पर, इस पर दो डिस्क के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस पर दो डिस्क के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस पर दो डिस्क के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं, जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। और सेल डिवीजन के टाइम जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं, सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर इन्हीं काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। इन्हीं काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या लिखेंगे अपन, कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उससे आगे की तरफ क्या पाया जाता है, सेकेंडरी पाया जाता है। इस लाइन को तो क्या लिखोगे, डायग्राम में देख लेना। फिर लिखना तुम सैटेलाइट, लिखना सैटेलाइट। अरे भाई धीरे लिखाऊंगी तो सिलेबस कैसे होगा, फिर तुम्हारी शिकायत रहेगी हमारा सिलेबस नहीं हो रहा। लिखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, द्वितीयक संकीर्णन के बाद, द्वितीयक संकीर्णन के बाद बचे हुए पार्ट को सैटेलाइट कहते हैं, बचे हुए पार्ट को सैटेलाइट कहते हैं। और सेट की फुल फॉर्म लिख ली ना सब लोगों ने, चलो फिर आगे लिखो टीलोमर्स, टीलोमर्स।
लास्ट लिखेंगे। फिर लिखो टीलोमर्स। टीलोमर्स लिखना क्रोमोसोम के एंड पर, क्रोमोसोम के एंड को, क्रोमोसोम के एंड को टीलोमर्स कहते हैं। क्रोमोसोम के एंड को टीलोमर्स कहते हैं। ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन किसके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखना इसका, ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और फिर लिख लेना टीलोमर्स की सीक्वेंस, टीलोमर्स की सीक्वेंस 5 प्राइम 3 प्राइम लिख लेना TTAGGC। और इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में पूछेगा भाई। टीलोमर की सीक्वेंस TTAGG होती है और T की तरफ 5 प्राइम और G की तरफ 3 प्राइम लगा लेना इस पे। फिर अगर अपन इनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 पार्ट में। फिर उनको देखते हैं अपन, उनकी मोर्फोलॉजी को। सबसे पहले ये क्या हो गया अपना सेंट्रोमियर। सबके सेंट्रोमियर रेड कलर के बनाते हैं। अगर सेंट्रोमियर क्रोमेटिड के बिल्कुल बीच में होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? मध्य केंद्रीय, मेटासेंट्रिक। अगर बीच से क्या थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो तो उसको क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। उस वाले क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। और बिल्कुल किसके पास हो? एंड के बिल्कुल पास हो, उसको क्या बोलेंगे? और दूसरा आता है जिसके अंदर एक भुजाई गायब हो, उसको बोलेंगे अपन टीलोसेंट्रिक। लेकिन एनसीईआरटी में एक नाम और दे रखा है, फेबोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक तो सबको याद रह जाता है लास्ट में। फेबोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। इसको क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ये 4 हो गए। एक मेटासेंट्रिक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? सब मेटासेंट्रिक। तीसरा कौन सा हो गया? एक्रोसेंट्रिक। और फोर्थ वाला क्या हो गया? टीलोसेंट्रिक या फेबोसेंट्रिक। और इनको बोलते भी हैं, कौन से क्रोमोसोम एल की आकृति के होते हैं? वी शेप कब बनेगी? जब दोनों भुजाएं क्या होंगी? सेम सेम। तो इनको वी क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इनको एल बोलते हैं, इनको आई क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये बना लो फिर। फेबोसेंट्रिक, फेबोसेंट्रिक एनसीईआरटी में दे रखा है इसको, क्योंकि टीलोसेंट्रिक से तो सबको याद रहता है कि जिसके मतलब लास्ट में पाया जाता है बिल्कुल। फिर इनके बारे में लिखेंगे अपन। और फिर थोड़ा सा माइक्रो बॉडीज के बारे में भी देखेंगे। सबका सब लोगों ने लिख लिया ना? फिर अगर स्पेस होना तो इनके नीचे लिख लेना क्रोम भाई, सेंट्रोमेयर कहाँ होता है ये पोजीशन देखेंगे अपन बस। थोड़ा थोड़े एक एक लाइन इनके नीचे ही लिख लेना। मेटासेंट्रिक के नीचे लिखना, जब सेंट्रोमियर मध्य में होता है, जब सेंट्रोमियर मध्य में होता है, दिख रहा है ना बिल्कुल मध्य में। फिर सब मेटासेंट्रिक में लिखना,
जब सेंट्रोमियर मध्य बिंदु के निकट हो, जब सेंट्रोमियर मध्य बिंदु के निकट हो, और एक्रोसेंट्रिक में लिखना जब सेंट्रोमियर शीर्ष के निकट, जब सेंट्रोमियर शीर्ष के निकट हो, जब सेंट्रोमियर शीर्ष के निकट हो। और फोर्थ वाले टीलोसेंट्रिक में लिखना जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के शीर्ष पर हो, और इसमें एक ही आर्म पाई जाती है क्रोमोसोम में। जब क्रोमोसोम शीर्ष पर, सेंट्रोमियर, जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर शीर्ष पर होता है, बिल्कुल टिप पार्ट पे दिख रहा है ना। फिर एक लिख लेना कैरियोटाइप, और लिख लेना है कि इसकी कभी कभार डेफिनेशन, या हाँ कैरियोटाइप। फिर लिखना क्रोमोसोम की नंबर, कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, शेप, सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन व बेंडिंग पैटर्न। कि जीसी बेंडिंग है कि जी बेंडिंग है, इसके आधार पे, वे बेंडिंग पैटर्न के आधार पर क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है। उसकी नंबर पे, उसकी शेप पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे और बेंडिंग पैटर्न के आधार पर क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है, जिसे कैरियोटाइप कहते हैं, जिसे कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप कहते हैं। और अब किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, माइक्रोबॉडीज। अपना साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ गोलीय संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम। जैसे प्रोक्सिसोम का नाम सुना है ना, प्रोक्सिसोम होता है, उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, केटेलेज। और ये क्या करते हैं, जो H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है ना, उसको तोड़ने का काम करते हैं। किसमें, H2O और नवजात ऑक्सीजन में। इसके अलावा C2 साइकिल चलता है ना प्लांट फिजियोलॉजी में, तो पता है ना, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 कोशिकांगों में चलती है। फोटो रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी कौन पार्टिसिपेट करता है, प्रोक्सिसोम। इसके अलावा कौन सा होता है, सेकंड, स्पिरोसोम। कौन सा होता है, दूसरी माइक्रोबॉडी, स्पिरोसोम। ये केवल और केवल किस, प्लांट्स में पाया जाता है। उसके बाद इसके अलावा एक और आती है माइक्रोबॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सिसोम। क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सिसोम। इसमें कौन सी साइकिल चलती है, ग्लाइओक्सिलिक साइकिल या ग्लाइकोलाइटिक साइड चलती है। इसमें क्या होता है कि जो भी फैट होती है ना, उसको किसमें तोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी साइकिल चलती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान रखना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन से सेल ऑर्गेनल में होती है, किसमें, ग्लाइओक्सिसोम में। ध्यान रखना। और इसके अलावा और किसमें पाया जाता है ग्लाइओक्सिसोम, जो भी इमेच्योर फ्रूट होते हैं, इमेच्योर फ्रूट होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। तो चलो एक इसके बारे में लिखो और फिर उन तीनों के बारे में और लिख लेते हैं। एनसीईआरटी में तो केवल 2 लाइन बताई है माइक्रोबॉडीज के बारे में, और कुछ भी नहीं लिखा। बस स्पिरोसोम, प्रोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम, इनके नाम लिख दिए और बात खत्म। ये नहीं बताया ये क्या होते हैं। लिखो माइक्रोबॉडीज। कोशिका में, कोशिका में सिंगल मेम्ब्रेन से परिबद्ध, सिंगल मेम्ब्रेन से परिबद्ध कुछ गोलीय संरचनाएं पाई जाती हैं। परिबद्ध, कवर्ड, कुछ गोलीय संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें एंजाइम पाए जाते हैं।
जिन्हें माइक्रोबॉडी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती है और फर्स्ट लिखना स्पिरोसोम। फर्स्ट लिखना स्पिरोसोम। फर्स्ट माइक्रोबॉडी के बारे में लिखना स्पिरोसोम। ये फर्स्ट है स्पिरोसोम। लिखना ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। और काम क्या करती है ये, उसके बारे में भी लिखेंगे। ये ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है जो लिपिड का स्टोरेज और सिंथेसिस करती है। जो लिपिड का स्टोरेज, लिपिड का स्टोरेज और सिंथेसिस करती है। फिर सेकंड डालना प्रोक्जिसोम। प्रोक्जिसोम्स ये प्लांट व एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। ये प्लांट व एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें कैटेलेज एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें कैटेलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि H2O2 का मेटाबॉलिज्म करते हैं। जो कि H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म तोड़ते हैं उसको। जो H2O2 का मेटाबॉलिज्म करते हैं। और ये रिएक्शन उतार लेना केवल, और इस रिएक्शन यहाँ पे लिख लेना कैटेलेज एंजाइम। इसके अलावा और क्या करते हैं, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी करते हैं। इसको उतार लो, फिर लिखवा देती हूँ ये लाइन भी। फिर लिखना ये फैटी एसिड का, ये फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी करते हैं। खाने में जो फैट वगैरह आई उसको भी तोड़ते हैं ये। और किस प्रोसेस के द्वारा, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा। फिर डाल लेना ग्लाइओक्सिसोम्स। लास्ट डाल लेना थर्ड ग्लाइओक्सिसोम। ये पाए कहां जाते हैं, ये लिखो। ये तेल युक्त बीजों, ये तेल युक्त बीजों, यीस्ट सेल तथा इमेच्योर फ्रूट, अपरिपक्व फलों में, इमेच्योर फ्रूट्स, इमेच्योर फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस
में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें फैटी एसिड को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है, फैटी एसिड को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या हो गया अपना सेल बायोलॉजी कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे अपन, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। उतार लिया ना सब लोगों ने? सेल डिवीजन का पढ़ने के लिए पहले एक क्लास में अपन इंटरफेज के बारे में देखेंगे कंप्लीट, फिर माइटोसिस और मियोसिस, 3 क्लास में अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन किसके बारे में देखेंगे, इंटरफेज के, कि जिसमें G1S और G2 फेज आती है ना, उसके बारे में देखेंगे। सेल ग्रोथ क्यों करती है, सेल ग्रोथ क्यों करती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कब होता है, जब सेल क्या करती है, बहुत सारे डिवीजन और उसका क्या हो जाती है, सेल बड़ी हो जाती है। क्योंकि सेल जब बड़ी हो जाती है ना, तो उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं रह पाता है। क्या नहीं रह पाता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल। अब न्यूक्लियस का कंट्रोल करने के लिए सेल को क्या करनी पड़ती है, सेल का डिवीजन होना चाहिए। क्योंकि जब सेल बड़ी हो जाएगी तो उस पर एक न्यूक्लियस कैसे काम चलाएगा। तो यही होता है ना, जो बड़ी फैमिलियां हो जाती है, 3-4 दादाओं की फैमिलियां बन जाती है, फिर उसके बाद में क्या सब अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादा फैमिली हो जाती है ना, तो वो कहना नहीं मानते हैं, मुखिया का कंट्रोल नहीं रह पाता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं ना। यही क्या कहाँ पे चलता है, अपनी सेल्स में। जैसे ही सेल की ग्रोथ हो गई, बहुत बड़ी हो गई, तो उस पे न्यूक्लियस का कंट्रोल हट जाता है और सेल क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। और डिस्टर्ब होके क्या करेगी, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो एक पेरेंटल सेल कितनी सेल में डिवाइड हो जाएगी, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। कब होएगी ये, जब उस पे क्या नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, किसका, न्यूक्लियस का। सबसे मेन चीज यही है। उसके बाद में तो क्या होता है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन चलता रहता है और सेल क्या करती है, खुद को रिप्रोड्यूस करती है। मतलब एक सेल बन जाती है, 2 सेल बन जाती हैं। उसके बाद में अपन देखें तो सेल ग्रोथ में क्या क्या होता है, एक तो डीएनए होता है, उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। इसके अलावा सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, सेल की ग्रोथ के साथ साथ क्या होती है, सेल डिवाइड होके कितनी सेल बनाती है, 2 डॉटर सेल या 2 पुत्री कोशिकाएं बना लेती है। अब सेल की ग्रोथ में क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज। और इसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस एक स्पेशल स्टेज में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस फेज, सिंथेसिस फेज। डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है, एस फेज में। यहाँ पे बता नहीं रखा, लेकिन ये बोल दिया कि एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, बाकी सारा आगे बता रखा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कि क्या होता है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल साइकिल वेरी करती है। किसी में 24 घंटे की, किसी में 1 घंटे की, किसी में 90 मिनट की। तो यहाँ पर बता रखा है कि एक यूकेरियोटिक सेल होती है, और यूकेरियोटिक सेल में किसको लिया है, ह्यूमन सेल को, मानव कोशिका को। उसमें सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। याद रखना, इसको रट के रखना, कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का। कितना टाइम लगता है इसमें, 24 घंटे का। और इसके अलावा ईस्ट सेल में कितना टाइम लगता है, 90 मिनट। इसको भी रट लेना, इसको भी रट लेना कि ईस्ट सेल में कितना टाइम लगता है, 90 मिनट का। क्योंकि वो कंफ्यूजन करने के लिए तुम्हें देगा कि एक ईस्ट कोशिका है, वो 4 में बटी, तो कितना टाइम लगा उसको। क्योंकि एक सेल को 2 में डिवाइड करने में कितना टाइम लगा, 90 मिनट। और 2 से 4 होने में कितना लगता है, ध्यान रखना, 180 मिनट लगेंगे। तो वो ऐसे भी पूछेगा तुम लोगों को क्वेश्चन। तो ये रट लेना कि एक ह्यूमन सेल को सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का। और ईस्ट में कितना टाइम लगता है, 90 मिनट का। फिर अपन आगे देखते हैं, ये देखो कैसे डिवाइड कर रही है। ये एक सेल थी मान लो, फिर बीच में क्या आया, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और क्या 2 में बट गई। ये बिल्कुल हट जाएगा, इसका अलग न्यूक्लियस रहेगा और इसका अलग न्यूक्लियस।
फिर उसके बाद में बता रखा है कि सेल साइकिल की कितनी फेज होती है, 2 फेज होती है, एक होती है इंटरफेज और एक क्या होती है, एम फेज। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, ये तो क्या दे रखी है, एम फेज, ये क्या दे रखी है, एम फेज। ध्यान रखना टोटल सेल साइकिल का टाइम होता है उसका लगभग 95% टाइम तो किस में जाता है, इंटरफेज में ही जाता है। बाकी का जो रेस्ट 5% बच गया वो किस में आता है, एम फेज, मतलब माइटोटिक फेज, डिवीजन वाली, जिसमें कोशिका डिवाइड हो जाएगी। कितना टाइम लगता है, तो इसका 23 घंटे तो किस में लग जाएंगे, इंटरफेज में, और बच गया 1 घंटा किस में लग जाएगा, एम फेज में। इसी यही तो वजह है कि एम फेज को तो इतना दिखाया गया और पूरी इस साइकिल को कितना दिखाया गया, इंटरफेज को इतना। मतलब ये तो 23 घंटे लेगी पूरे, और ये कितने लेगी, 1 घंटा लेगी। और जो इंटरफेज होती है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में, एक G1, एक S और G2। इसके अलावा एक स्टेज और आती है, कौन सी, G0 फेज या क्यूसेंट स्टेज। इसमें क्या होता है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, खाना पीना चलता रहता है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं करती है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बारे में लिख लो, फिर अपन आगे लिखेंगे। पहले जो इतना बताया उसके बारे में लिखते हैं। चलो लिखो, एक पेरेंटल सेल, सेल साइकिल और सेल डिवीजन डाल लेना टॉपिक का नाम, सेल साइकिल या सेल डिवीजन। सेल साइकिल या सेल डिवीजन डाल लेना टॉपिक, और लिखना फिर एक पेरेंटल सेल, पेरेंटल मतलब पैतृक कोशिका, जो सेल डिवाइड करेगी उसको बोलते हैं पेरेंटल सेल या पैतृक कोशिका। एक पेरेंटल सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। फिर अब डाले ना सेल साइकिल। सेल डिवीजन का मतलब यही होता है एक पेरेंटल सेल डिवाइड करके 2 बनाएगी। फिर डालना सेल साइकिल और उसमें लिखना अच्छे से। निशु तुम इतना लेट क्यों आए, नींद नहीं खुली होगी है ना, ये सर्दियां अभी तो और खींचेंगी रजाई, देखना अभी मत जा तू, और यही टाइम है एग्जाम का। सेल साइकिल में लिखना सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें सेल में डीएनए रेप्लिकेशन व सेल ग्रोथ होती है। सेल साइकिल सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन व सेल ग्रोथ होती है, डीएनए का द्विगुणन और कोशिका की वृद्धि होती है। सेल ग्रोथ, फिर लिखना सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल का डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रोसेस हैं, जुड़ी हुई प्रोसेस हैं जिसमें पेरेंटल सेल का जीनोम, जिसमें पेरेंटल सेल का जीनोम आसानी से पुत्री कोशिकाओं में चला जाता है, कोशिकाओं पर डॉटर सेल में चला जाता है। अब अपन एक सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखेंगे। इवेंट की इन्वर्टेड कोमा लगा लेना, 6699 वाला पता है ना। इवेंट की ऐसी सीक्वेंस जिसमें
सेल अपने जीनोम का इवेंट की ऐसी सीक्वेंस जिसमें सेल अपने जीनोम का डुप्लीकेशन व अन्य घटकों का सिंथेसिस करती है। अपने जीनोम का डुप्लीकेशन व अन्य घटकों का सिंथेसिस करती है। और बंद कर लेना इन्वर्टेड कोमा को। ये एक डेफिनेशन होती है सेल साइकिल की। अब एक समझाने वाली चीज है, वो समझा देती हूँ। अभी मैं बोल रही थी ना, क्या बोल रही थी कि जब साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है या सेल ग्रोथ कर जाती, वो क्यों करती है? एक साइंटिस्ट था, कौन सा? ओ हर्टविंग। कौन थे? ओ हर्टविंग। उन्होंने ये पता लगाया कि सेल डिवाइड क्यों करती है, और उन्होंने अलग अलग पैरामीटर बताए कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट एक था कि KI इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जब क्या हो जाता है गड़बड़, या तो वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अब क्या होता है? जब क्या होता है KI इंडेक्स ज्यादा होता है, क्या होता है? जब KI इंडेक्स ज्यादा होता है तो उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। अभी बताऊंगी, अभी तो 2 लाइन बता रही हूं, उनको सुन लो ना। जब KI इंडेक्स ज्यादा होता है तो साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। कम साइटोप्लाज्म होगा तो आसानी से क्या कर लेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखेगा ना। ये चीज हो गई, तो इसमें सेल को डिवीजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही KI इंडेक्स कम हो जाता है, KI वैल्यू कम हो जाती है, तो साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो न्यूक्लियस क्या नहीं कर पाता? अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ी होने लग जाएगी और सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। अब देखो KI क्या होता है, किसने बताया था? ओ हर्टविंग ने। ध्यान रखना इस साइंटिस्ट का। किसके बारे में? KI के बारे में। और KI की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसको कैसे मापते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है कि KI इक्वल्स टू क्या होता है? VN अपॉन VC माइनस VN। क्या होता है? VN बटे वे VC माइनस VN। अब ये क्या होता है? VC तो क्या हो, VN तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है? VC माइनस VN क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। और VC अकेला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सेल। क्योंकि ये कब आएगी ये वैल्यू? जब सेल में से न्यूक्लियस का निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। और मैंने यही बताया था कि जब KI की वैल्यू कब आएगी ज्यादा? ये KI ज्यादा कब आता है? जब मान लो कि यहाँ पे तो 10 है और किसका भाग दे अपन? 2 का, तो क्या क्या आती है? KI की वैल्यू 5 आती है। मतलब जब साइटोप्लाज्म का क्या होती है? मात्रा कम होती है तो KI की वैल्यू ज्यादा आती है। ये समझ गए? लेकिन जब साइटोप्लाज्म में VC माइनस VN क्या था? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है, ये 10 थी लेकिन ये मान लो कितनी हो जाती है? 4, तो इसका रेशियो कितना आएगा? क्या आएगा? 2.5। मतलब KI क्या हो गया? कम हो गया। मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल क्या होने लग गया? कम। इस टाइम में क्या करेगी सेल? इसमें क्या हो गया? KI का इंडेक्स कम हो गया, और कम होते ही क्या करेगी सेल? डिवाइड करेगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है कि ये वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब भाग लगने वाली संख्या छोटी हो। और छोटी कब होगी? मतलब साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है तो KI की वैल्यू क्या रहती है? ज्यादा।
तो आसानी से क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। और ये वैल्यू कब डिस्टर्ब होगी, जब ये बढ़ने लग जाएगा, और ये बढ़ने लग गया तो अपने आप ये वैल्यू कम आ जाएगी, मतलब न्यूक्लियस अब अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड। समझ में आ गया ना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब के आई का मैंने बता दिया, के आई क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये किसने दी थी, ओ हर्टविंग ने, और सारी चीजें बता दी एक एक मैंने। तो अब लिखो इसके बारे में, ओ हर्टविंग के अनुसार, समझ में आ गया ना तुम लोगों को, लाइव है उनको, नहीं आया तो दोबारा करके देख लेना इसको। लिखो, ओ हर्टविंग के अनुसार, ओ हर्टविंग के अनुसार सेल डिवीजन का निर्णय, सेल डिवीजन का निर्णय कि कब सेल डिवाइड करेगी और कब सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल डिवीजन का निर्णय सेल के कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स द्वारा लिया जाता है, सेल के कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स द्वारा लिया जाता है, सेल के कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स द्वारा लिया जाता है। और ये फॉर्मूला लिख लेना, के आई बराबर क्या होता है, वी एन अपॉन वीसी माइनस एन, ये लिख लेना, ये फॉर्मूला उतार लो और फिर लिख लो, वी एन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वीसी माइनस वी एन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल में से न्यूक्लियस को हटा दो, क्या बच जाएगा, साइटोप्लाज्म ही तो बचेगा, तो ये किसका हो गया, साइटोप्लाज्म का। और वीसी बराबर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सेल। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने लायक चीज है कि सेल क्यों डिवाइड करती है। ये मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया, थोड़ा सिलेबस से बाहर है, मतलब 12th क्लास से बाहर का है, तुम्हारा तो बाहर का नहीं बोल सकते, फर्स्ट ग्रेड वालों का तो टाइम से आ जाया करो, इन और लोगों का मन और नहीं लगता। हाँ, बोल ही नहीं रहा था ये भूपेंद्र तो, अरे मैं कि अभी आ रहा है, उसको बुलाया, बुला रहे हैं, तू बोलो तो सही, कि देख कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था ये तो। चलो तुम्हारी सच्ची नहीं आती है, लिख लिया ना सब लोगों ने, फिर लिखना। हाँ अभी लिखवा रही हूँ मैं इसको, थ्योरी टाइप में लिखा रही हूँ। स्मॉल सेल का, जब कोशिका छोटी होती है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल अच्छे से रहता है, तो लिखना स्मॉल सेल का, स्मॉल सेल का के आई ज्यादा होता है, के आई ज्यादा होता है। और के आई ज्यादा कब आएगा, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है, जिससे न्यूक्लियस सेल पर, जिससे न्यूक्लियस सेल पर अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, जिससे न्यूक्लियस सेल पर अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। फिर लिखना सेकंड पॉइंट, बट लार्ज सेल का, बट लार्ज सेल का के आई कम हो जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाता है, क्योंकि उसमें, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे न्यूक्लियस सेल पर, जिससे न्यूक्लियस सेल पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, डर गई मैं तो, जिससे न्यूक्लियस सेल पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे सेल पर न्यूक्लियस अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप सेल डिवाइड करने लग जाती है। अब निर्णय ले लेती है कि अब डिवाइड करना है, सेल डिवाइड करने लग जाती है, डिवीजन करने लग जाती है फिर सेल।
अब पता लग गया ना क्यों सेल डिवाइड करती है। एक शामिल बड़ी फैमिली का छोटी फैमिली में टूटना पता लग गया ना। और कोई मत सोचा करो, बस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर लिखना फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल, इसमें दो फेज को शामिल किया गया है। इसमें दो फेज को शामिल किया गया है। इसमें दो फेज को शामिल किया गया है। एक लिखना इंटरफेज और एक लिखना डिवीजन फेज या एम फेज, माइटोसिस फेज बोलते हैं जिसको। एक लिखना इंटरफेज और एक लिखना एम फेज। अब कल अपन इनके बारे में आगे लिखेंगे।